नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। नेक्स्ट टू द चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन इमेज। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली में इस टॉपिक में बस इस बारे में बातचीत की गई है, जी जिनपिंग चाइना के कैरिज्मेटिक लीडर, उन्होंने चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को किस प्रकार से कंट्रोल करके रखा है। 2012 से वो पावर में आए थे, 2007 से वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना काम कर रहे थे और 2012 के बाद तो जी जिनपिंग की अथॉरिटी पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लगाम सी नहीं कस रही है। कहते हैं ना कि एक फ्रेज है कि कुछ लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग राजा बनने के लिए पैदा होते हैं। जी जिनपिंग पे ये फ्रेज पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनकी अगर आप 2012 से लेके अब तक की आप जर्नी देखोगे तो सच में ऐसा लग रहा है कि ये राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है चाइना की पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि वो जी जिनपिंग के फेवर में गया है। अब जी जिनपिंग अपने आप में एक बहुत जबरदस्त स्टेट्समैन है, एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है, श्रीव्ड डिप्लोमैट है, लेकिन साथ साथ ये एक टोटलिटेरियन राजा है। अगर इनके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो वो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो कुछ इनकी खुद की स्किल्स थी और कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये इतने लंबे समय तक राज कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग इस आर्टिकल में एनालाइज करेंगे। अभी इस मैप पे थोड़ी देर में वापस आता हूं। देखिए, एक बेसिक लेमैन की तरह अगर ओवरऑल गवर्नेंस के मैकेनिज्म को बांटा जाए तो दो तरह के गवर्नेंस मैकेनिज्म निकल के आते हैं। एक तो है डेमोक्रेसी, दूसरा है टोटलिटेरियन रिजीम। डेमोक्रेसी यूएसए में सरकार को लोग चुनते हैं, प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं, इंडिया में सरकार लोग चुनते हैं। एक है चाइना का सिस्टम, जहां पे एक टोटलिटेरियन राज चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल टोटलिटेरियन राज है, कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, नाम भर के प्रोविंशियल लेवल पे या लोकल इलेक्शन करा दिए तो करा दिए, बट चलती किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो जब टोटलिटेरियन ताकत आती है ना, जब अथॉरिटेरियन रिजाइम्स आते हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो आइडियोलॉजी होती है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। कभी कभी इंटरनेशनल सर्कल्स में अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हो, वॉशिंगटन हेरल्ड पढ़ते हो, तो वहां पे अक्सर कर ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग या यूएसए के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये बोला जाता है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज्यादा ताकत है यूएस के प्रेसिडेंट की, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट तो हर 4 साल में बदल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी रहेगा तो 8 साल के लिए रहेगा। लेकिन चाइना का प्रेसिडेंट तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोरिटेरियन रिजाइम, बिल्कुल ही ताकतवर, हमेशा के लिए वो प्रेसिडेंट है। खासकर जी जिनपिंग ने तो अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया है और कोई चेक नहीं है उसकी अथॉरिटी के ऊपर। तो अक्सर कर इंटरनेशनल सर्कल्स में बोला जाता है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है और खासकर जो जी जिनपिंग है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन दिस प्लेनेट। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अभी के लिए ये जो मोस्ट पावरफुल मैन है आपका जी जिनपिंग, ये कुछ गड़बड़ तिगड़म काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत एग्रेसिव रही है, इनका जो मिलिट्री असर्टिवनेस रहा है बहुत एग्रेसिव रहा है, और इनका मिलिट्री असर्टिवनेस बहुत सारे स्फीयर्स में रहा है। सोवरेनिटी डिस्प्यूट चल रहे हैं बहुत सारे साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी चाइना को बहुत प्यारा है, 9 डैश लाइन बना दी और बोल दिया इसके अंदर का सब कुछ हमारा। तो वियतनाम, फिलीपींस, इन सब जैसे देश के हिस्सों को भी इन्होंने कब्जा लिया। उसके बाद आप देखोगे कि पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में, चूंकि कोविड 19 चाइना से निकला, उसके लिए माफी मांगने की बजाय पूरी दुनिया भर में बवाल फैला दिया, खासकर इंडिया के और चाइना के लद्दाख के बॉर्डर पे। इंडिया और तिब्बत का लद्दाख का बॉर्डर बोलना चाहिए बेसिकली। एक चीज जो डोमेस्टिक सीन में कर रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल सीन में जी जिनपिंग क्या कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बातचीत होती है। उनके डोमेस्टिक सीन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी बातचीत ज्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। द सो कॉल्ड टाइगर्स को वो पर्ज कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। सो कॉल्ड टाइगर्स मतलब वो लोग जो जी जिनपिंग की अथॉरिटी के अगेंस्ट जिन्होंने कुछ भी बोला है, जिसमें कि रिसेंटली एक नाम उठ के सामने आया है, फॉर्मर वाइस मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी सुन लिजुन। सुन लिजुन चाइना की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म था दोस्तों, क्योंकि एक समय पे हांगकांग से रिलेटेड सारे अफेयर सुन लिजुन देख रहे थे। फिर साथ साथ चाइना के में मतलब जो चाइना के पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है फर्स्ट ब्यूरो। तो फर्स्ट ब्यूरो को भी लीड किया था सुन लिजुन ने। और सुन लिजुन मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक ऐसे ऑफिशियल हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। हालांकि सुन लिजुन पहले नहीं है, इससे पहले ली डोंगशन के ऊपर भी चार्जेस लगे थे 2016 में, और मैंग होंगवी इनके ऊपर भी चार्जेस लगे थे 2018 में। तो मैंग होंगवी देखिए यहां पे नाम भी लिखा हुआ है, और ली डोंगशन, कहीं ना कहीं ये बोला गया है, और साथ साथ ये सुन लिजुन, कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं जी जिनपिंग के जो राज है उसके अगेंस्ट में कुछ बातें बोल रहे थे।
तो जो भी जी जिनपिंग के राज के अगेंस्ट कुछ बोलता है उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा के उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अभी बात आई करप्शन की, तो क्या चाइना में करप्शन है? बिल्कुल है दोस्तों। देखिए, चाइना में किसी तरीके की डेमोक्रेसी है नहीं। जो भी गवर्नमेंट ने जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया की पोस्ट में, वो ऑफिसर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उनकी ताकत एक्चुअली में एक्सर्ट होती है लोगों के सामने। तो लोगों की पास ज्यादा डेमोक्रेसी वाले, जैसे इंडिया में है ना, कि इंडिया में आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में आप जाओ तो आप गवर्नमेंट के ऑफिसर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपना हक मांग सकते हो, सीधे सीधे एक लेटर लिख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर को। अगर आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाओगे तो हर दूसरे दिन एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को या आईटीओ को कोई बाहर का इंसान लड़ता हुआ नजर आएगा कि हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। इस तरीके की चीजें चाइना में नहीं है। चाइना में जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो बहुत ताकतवर है, तो वो करप्शन भी करते हैं। तो एक एंटी करप्शन कैंपेन चलाया था जी जिनपिंग ने। उसी एंटी करप्शन कैंपेन में उन्होंने, जी जिनपिंग ने उन लोगों को भी लपेट लिया जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं। फिर जो रिसेंटली मैंने आपको नाम बताया वो, उसके साथ साथ कुछ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। जैसे कि शंघाई की जो प्रोविंस है उसके पुलिस चीफ गुआन दोंग और चोंगकिंग की जो पुलिस चीफ है डेंग हुलिन, इनको भी भाई, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए। अभी के लिए अगर आप यहां पे चाइना का मैप देखो तो ये जो शंघाई है दोस्तों, ये पहले जियांगसू प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है। और जो चोंगकिंग था, ये जो चोंगकिंग यहां पे आपको नजर आ रहा है, पहले सिचुआन का पार्ट था, बाद में सिचुआन से अलग कर दिया चोंगकिंग को। चोंगकिंग और शंघाई ये दो ऐसे इलाके हैं जो कि अब सीधे सीधे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। एक्चुअली चार ऐसे इलाके हैं। पहले ये जो चोंगकिंग था वो सिचुआन प्रोविंस का पार्ट था, और जो शंघाई था वो इस जियांगसू प्रोविंस का पार्ट था। लेकिन अभी शंघाई और चोंगकिंग दोनों सीधे सीधे सेंट्रलाइज लीडरशिप के अंदर काम करता है। अब ये जो चोंगकिंग नाम की जगह है ना दोस्तों, ये वाली यहां पे जो आपको नजर आ रही है, दिस चोंगकिंग, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं उसकी। इस चोंगकिंग में जो भी लीडर्स रहे हैं ना लोकल लेवल पे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो जी जिनपिंग का गुस्सा है वो ज्यादा ही उभरा है। चोंगकिंग के लीडर्स को, चोंगकिंग में जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनको अक्सर कर एंटी करप्शन के चार्जेस में फंसा के जेल में डाला है जी जिनपिंग ने, ऐसा जी जिनपिंग को बोला जाता है। अब दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है जिसका नाम है जाओ योंगकैंग। मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं, क्योंकि नाम इनके अलग से हैं, जाओ योंगकैंग। अभी आप जाओ योंगकैंग की बात करो, जाओ योंगकैंग ZHOU है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी जो पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी है, इसी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के हेड है भी जी जिनपिंग। सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब इसी के ही पार्ट हैं। तो इस पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे जाओ योंगकैंग। जाओ योंगकिंग बहुत सीनियर लीडर थे, आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन चाइना। हुआ ये कि 2013 में जाओ के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक्सपेल कर दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। इनकी फैमिली मेंबर्स को भी जेल में डाल दिया गया। अभी के लिए जाओ योंगकिंग को बिल्कुल ही ज्यादा पूरी तरीके से पावरलेस कर दिया गया। कहा जाता है कि जाओ योंगकिंग के साथ ये सब चीजें किसने की? जी जिनपिंग ने। और इससे पहले दोस्तों लेक्चर बताते वक्त मैंने तीन नाम लिए हैं, एक मेंग होंगवी, एक ली डोंगशेन और एक सुन लिजुन। ऐसा बोला जाता है कि सुन लिजुन, ली डोंगशेन और मेंग होंगवई ये जाओ योंगकैंग के बहुत ज्यादा करीब थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जी जिनपिंग ने जो कुछ भी किया है ना, वो एक सोची समझी तरकीब के चलते किया है। यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है जिसका मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, शांघाई क्लिक। यहां देखिए लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जाओ योंगकिंग थे 2014 में इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से निकाल दिया गया। सुन लिजुन, मेंग होंगवाई और ली डोंगशन, कहा जाता है कि तीनों जोई योंगकिंग के बहुत करीब थे। बाद में पहले जो योंगकिंग को हटाया, फिर सुन, मेंग और ली को भी हटाया। ये सब प्रोमिनेंट मेंबर थे शांघाई क्लिक के। ये शांघाई क्लिक एक फैक्शन था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये फैक्शन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, इट वाज वेरी मच अगेंस्ट जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग ने अपने अपोजिशन को, लोगों को सबसे पहले निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया, क्योंकि एक टोटलिटेरियन रिजाइम, एक अथॉरिटेरियन रिजाइम इसी चीज पे टिकता है कि सबसे पहले आप अपने अपोजिशन के लीडर को हटाओ। क्योंकि अगर आप अपने अपोजिशन के लीडर को नहीं हटाओगे तो वो आपको हटा देंगे। तो जो पहले जिसको हटा देगा, मार देगा, वही राजा है।
और इस चीज में काफी निपुण रहे हैं जी जिनपिंग अपने अपोजिशन के लीडर को हटाने में। अब देखा जाए तो दोस्तों देखिए, चाइना का कुछ ये हिसाब रहता है कि जो उनका प्रेसिडेंट आता था वो 10 साल के लिए आता था। अब फॉर एग्जांपल 2003 से लेके 2012 तक जो प्रेसिडेंट था आपके हु जुनटाओ, इन लीडर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप राज करोगे और अपने राज के आधे में आप अपने सक्सेसर को अपॉइंट करोगे। देखिए, चाइना में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं दोस्तों। एक तो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक है ये प्रेसिडेंट्स ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। होता यह है कि कभी कभी इन सीटों को जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो शेयर कर लेते हैं। जब से जी जिनपिंग पावर में आए ना, इन तीनों पोस्टों पे वो बैठ गए हैं और किसी और को पावर देने को तैयार नहीं है। तो हु जिनटाओ की जितनी चलती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, उससे कहीं ज्यादा चलती है जी जिनपिंग की। जी जिनपिंग ने सारी ताकत अपने हाथों में कंसंट्रेट कर ली है, ऐसा बोला जाता है। अभी बात की जाए तो जी जिनपिंग ने अपने अपोजिशन को, लोगों को दबाया। 2002 या आप कह लीजिए 2004 में प्रेसिडेंट बने थे हु जिनटाओ, 2012 तक रहे। तो जस्ट 10 ईयर के बीच में 2007 में आपका जी जिनपिंग को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2012 तक जी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट रहे। जी जिनपिंग से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि 2013 से लेकर 2022 तक जब वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो समवेयर इन द मिडिल 2017 के दौरान वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन जी जिनपिंग ने उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला मैं हूं प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, मैं जब तक जिंदा हूं चाइना का हेड कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा। अभी यहां पे बात आती है कि क्या जी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई प्रॉपर पर्सन नहीं है जो खड़ा हो सके उसके लेवल का? तो थे, जिनका नाम था बो जिलाई। बो जिलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये भी ब्राइबरी के चार्जेस में फंस गए और एम्बेजलमेंट के चार्जेस में फंस गए। अभी आप देखोगे तो जी जिनपिंग 2013 में पावर में आए थे और ये 2012 में ही नीचे चले गए। अब बो जिलाई का जो डाउनफॉल है, वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी जिनपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जी जिनपिंग का हाथ रहा हो। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि इस बो जिलाई वाले केस में हुआ क्या। बो जिलाई के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगे। बो जिलाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें करी हैं, जैसे कि मेयर ऑफ डलियान रहे थे ये, फिर ये गवर्नर रहे थे लाओनिंग प्रोविंस के। 2004 से लेकर नवंबर 2007 तक ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे। 2007 से लेकर 2012 तक ही वॉज द मेंबर ऑफ द पॉलिट ब्यूरो एंड कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी ऑफ चोंगकिंग। अभी देखिए, चोंगकिंग में ये इन्वॉल्व है। चोंगकिंग के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती जी जिनपिंग की, अक्सर कर उनको करप्शन के चार्जेस में फंसा दिया जाता है। बो जिलाई इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? बो जिलाई इंपॉर्टेंट इसलिए थे दोस्तों क्योंकि ये बो यूबी को बेटे थे। देखिए यहां पे लिखा हुआ। अब आप बोलोगे ये बो यूबी कौन है? देखिए 1980s के टाइम में और 1990s के टाइम में चाइना में 8 एल्डर्स का कंसेप्ट था। 8 एल्डर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये 8 एल्डर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को चलाते थे, यानी पूरे के पूरे चाइना को चलाते थे। और इन 8 एल्डर्स को बहुत माना जाता था। इन 8 एल्डर्स में थे एक बो यूबो। एक और नाम मैं आपको बताता हूं 8 एल्डर्स ने, जिस नाम को आपने अब तक सुन लिया होगा, वो है डेन जाओपिंग। डेन जाओपिंग वो पर्सन है जिसने चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। डेन जाओपिंग वो आदमी था जिसने बोला कि लोअर योर हेड एंड बाइड योर टाइम, मतलब अपना सर झुकाओ, अपनी ताकत मत दिखाओ, अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, और हम अपनी ताकत जब दिखाएंगे जब हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और यही किया चाइना ने डेन जाओपिंग के अंदर। तो डेन जाओपिंग 8 एल्डर्स के मेंबर थे और इसी 8 एल्डर्स के मेंबर थे बो यूबो, और बो यूबो के बेटे थे बो जिलाई। और बो जिलाई खुद भी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। बोला जाता था कि बो जिलाओ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेड ऑफ चाइना। अगर जी जिनपिंग के सामने कोई सबसे बड़ा अपोजिशन था तो वो थे बो जिलाओ। ठीक है, इनकी एक कैरिज्मेटिक इमेज थी। ठीक है ना। जब चोंगकिंग में ये हेड थे तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अगेंस्ट, जीडीपी ग्रोथ पे बहुत काम दिया था, कल्चरल रेवोल्यूशन को रिवाइव किया था। अभी कल्चरल रेवोल्यूशन कभी और डिस्कस करूंगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा। और यह बोला गया था कि जब 18th पार्टी कांग्रेस होगी 2012 में, तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा बो जिलाई को। और पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी आपको पता है ना, जहां सारे नेता, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। और अगर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनते बो जिलाओ, तो ही वाज अ वेरी बिग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड फॉर द चीफ ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना। लेकिन एक समय ऐसा आया, कहते हैं ना कि किस्मत, अगर आपकी किस्मत खराब हो तो राजा रंक बन जाएगा। बिल्कुल राजा रंक बन गया। वैंग लिजुन इंसिडेंट हुआ। वैंग लिजुन इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ
कि बो जिलाई के एक बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूटिनेंट थे जिनकी बो जिलाई के साथ बहुत बनती थी। इन्होंने क्या किया कि शेंगडू में जो अमेरिकन कंसुलेट थी वहां पे जाके शरण मांगी और इन्होंने बोला कि बो जिलाई और इनकी जो वाइफ है गु किलाई, इन्होंने मर्डर किया है ब्रिटिश बिजनेसमैन नील हेवुड का। अभी जैसे ही भाई ये बात बाहर निकल के आई, बो जिलाई के ऊपर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म आया, यूएसए की तरफ से भी आया, चाइना की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप थी उसकी तरफ से भी आया। अभी बो जिलाई के बहुत से दुश्मन थे वहां पे सेंट्रलाइज लीडरशिप में, जिसमें से एक तो आपका नाम पता ही है जो अभी हेड पे बैठे हैं। बो जिलाई तो ताकतवर कैंडिडेट पे बैठेंगे, तो जो बाकी इनके कंटेंडर्स है तो उनको तो ये लगेगा ना कि इनको हटाओ, नहीं तो भाई ये तो राजा बन जाएगा। बो जिलाई को एज अ पार्टी चीफ ऑफ चॉन्किंग उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और पॉलिट ब्यूरो में जो इनकी सीट थी वो भी इनके हाथ से चली गई। बाद में इनकी सारी पोजीशंस इनसे छीन ली गई और अभी के लिए किंग चेन प्रिजन में ये सजा काट रहे हैं। तो एक आदमी जो राजा बनते बनते रंक बन गया, उसका बेस्ट एग्जाम्पल बो जिलाई है, और एक आदमी जिसकी किस्मत में लिखा था कि ये राजा बनेगा वो जी जिनपिंग है। अब ये राजा कितने समय तक रहेंगे जी जिनपिंग, ये तो देखिए समय ही बताएगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट अपोजिशन बहुत है। अभी के लिए जी जिनपिंग ने कैसे अपने अपोजिशंस को एलिमिनेट किया है, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। कैसे जी जिनपिंग की किस्मत ने उनका साथ दिया, बो जिलाई का डाउनफॉल हो गया, ये मैंने आपको बताया। अब डोमेस्टिक सिक्योरिटी मशीनरी को जी जिनपिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। जी जिनपिंग एजुकेशन को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, ना केवल बच्चों के लिए, पॉलिटिशियंस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के लिए भी। एक पॉलिसी है स्क्रैप द पॉइजन ऑफ द बोन्स। कंट्री का जो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम है वो काम करता है सेंटर पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन के, और ये कमीशन एक एजुकेशन कैंपेन चलाएगा पूरे चाइना में, जहां जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल हैं चाइना के, जितने भी पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं चाइना के, उनको कुछ पढ़ाया लिखाया जाएगा। उनको क्या पढ़ाया लिखाया जाएगा कि सेंट्रलाइज लीडरशिप की बात मानो, आपका काम केवल इतना है, सेंट्रलाइज लीडरशिप के आपके अगेंस्ट बोलना नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे अपनी ताकत को, अपने राज को जी जिनपिंग इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पढ़ाई का कैंपेन चलेगा ये 2021 से लेके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक चलेगा। अभी 2022 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 2022 वो समय है जिस समय पे नया प्रेसिडेंट चुना जाना था, किसका? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। 2022 में 20th पार्टी कांग्रेस है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की। आपको पता है ना, हर 10 साल में लीडर बदलता है। तो 2004 से लेके 2012 तक कौन रहा? हु जिनटाओ रहे। 2013 से लेके 2022 तक रहना था किसको? आपका जी जिनपिंग को। अभी 2022 के बाद तो दूसरा लीडर आना था ना, बट जी जिनपिंग ने बोल दिया कि मैं ही लीडर हमेशा के लिए। तो 20th पार्टी कांग्रेस का तो हिसाब ही खत्म हो गया। अभी 20th पार्टी कांग्रेस के दौरान पे जी जिनपिंग को हटना है अपनी पोस्ट से, लेकिन जी जिनपिंग तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गए। तो 20th पार्टी कांग्रेस तक जी जिनपिंग अपनी पावर को, अपने कंट्रोल को पूरी तरीके से कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अच्छा, उनका जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में अभी के लिए सब जी जिनपिंग के सपोर्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल चाइना का जो सिस्टम है, चाइना की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर अभी के लिए तो देखिए जी जिनपिंग का जो कंट्रोल है वो साफ साफ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल फिशर्स हैं, आवाज उठती हैं, लेकिन जैसे आवाज उठती है जी जिनपिंग के अगेंस्ट, उस आवाज को दबा दिया जाता है। बहुत सी आवाज उठी है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा काई जिया का। काई जिया भाई यूएसए में रह रही हैं, तो यूएसए में रह के उन्होंने यूएसए से बोला कि भाई आपने हुवाई की केस में जो किया बिल्कुल सही किया है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारा करप्शन है। फिर और भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है जी जिनपिंग अगेंस्ट, जैसे रेंग जिंगजियांग है, जू जैंगरुन है, टिंगशुआ यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है, इन्होंने भी रिसेंटली कमेंट दिया है कोरोना वायरस को लेके। तो भाई देखिए, अपोजिशन तो है जी जिनपिंग के अगेंस्ट, बट कहीं ना कहीं उस अपोजिशन को जी जिनपिंग ने एक आयरन हैंड से दबा दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है जी जिनपिंग ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। आपको पता है कि किसी भी देश के इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डोमिनेट करना है तो वहां की पुलिस को डोमिनेट करना पड़ेगा। तो चाइना में एक पीपल्स आर्म्ड पुलिस है। ये पीपल्स आर्म्ड पुलिस एक्चुअली में चाइना की मिलिट्री की ही पार्ट है, लेकिन 2017 और 2018 से पहले ये जो पीपल आर्म्ड पुलिस थी, इसका डुअल कमांड स्ट्रक्चर था। वो स्टेट की काउंसिल को भी रिपोर्ट करती थी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भी रिपोर्ट करती थी। आपको पता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? जी जिनपिंग। और स्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन होगा वहां का जो लोकल लीडर होगा। अरे वो लोकल लीडर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही पर्सन है। ओके, तो बेसिकली ये जो पीपल आर्म्ड पुलिस थी वो पहले स्टेट काउंसिल को भी रिपोर्ट करती थी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भी रिपोर्ट करती थी। 2018 के बाद से जी जिनपिंग ने क्या कर दिया है कि अब ये पीपल आर्म्ड पुलिस स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट ना करके सिर्फ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करेगी।
तो पुलिस के ऊपर भी जी जिनपिंग ने अपना कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आप देखोगे मिस्टर जी ने 2 और इंस्टीट्यूशंस बनाए। क्या नाम है इन इंस्टीट्यूशंस का? एक तो है भाई सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, दूसरा है नेशनल सुपरविजन कमीशन। पहला बना 2013 में, दूसरा बना 2018 में। अभी पब्लिक डोमेन में ये 2 कमीशंस क्या करेंगे ये बताया नहीं गया है, बट ये बहुत पावरफुल हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं जी जिनपिंग को। तो जी जिनपिंग ने डोमेस्टिकली अपने राज को कैसे कंसोलिडेट किया ये हमने देखा, अपने अपोनेंट्स को कैसे हटाया ये हमने देखा, और कैसे उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया प्रेसिडेंट बने रहने में, ये भी हमने देखा। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जी जिनपिंग कैसे इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी आबादी 1.6 बिलियन, 1.6 बिलियन की आर्मी, इतनी बड़ी कंट्री, 11 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर अपना आयरन हैंड से कंट्रोल करके रखा है, इसके बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट के थ्रू बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।